बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़बरदस्त है। एक एक बंदा जानता है कि क्या करना चाहिए। और जी टीवी और एन टीवी मेरा घर है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सिस्टर कंसर्न है। तो एन टीवी पुनीत जी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला रुपया कमाया, जो क्योंकि मैंने 16 साल की उम्र में 7 सीरियल्स बनाए थे उनके लिए। तो मैं ये मेरे लिए फैमिली है, बच्चों के साथ मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। आपको बहुत वो एंजॉयमेंट दिखेगी, बिकॉज अगर मैं दिल से वो एंजॉय करूँगा तो आपको वो दिखेगी, वो फेक नहीं लगना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली जब हम इसे कहते हैं कि रियलिटी म्यूज़िक शो, तो वो रियल होना चाहिए। और वही चीज़ इस शो की खासियत होगी कि हम लोग एक एक मोमेंट रियली जी रहे हैं, जो हमने शूट किया है, और ग्रेट टैलेंट के साथ जी रहे हैं, जो फ्यूचर में सुपरस्टार्स होंगे। बिकॉज इस बच्चे, ये जनरेशन के बच्चे हम देख रहे हैं। आज आप अपने घर में पूछिए कि वो बच्चे के बारे में क्या ओपिनियन है। वो फेक वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा है, हम ये शो प्रमोट करने आए इसीलिए आप लोगों के सामने आए। लेकिन अपने बच्चों में अभी फैमिली में पूछिए कि आजकल के बच्चे कैसा गा रहे हैं। एक एक बच्चे का नाम लेकर वो लोग बोलते हैं वो कमाल गा रहा है। तो वो ये बच्चे इस लेवल के टैलेंट है, और इसीलिए एक एक मोमेंट इनके साथ अपना बचपना जीना और टैलेंट ग्रेट सुनना वॉइस इंडिया की खासियत होगी। और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसके 4 एपिसोड शूट कर चुका हूँ। तो आप लोग आपको बहुत मज़ा आया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब मैं शान से एक सवाल पूछना चाहूँगा। शान, आप द वॉइस के विनर रह चुके हैं, आप ही की टीम में से वो एक कंटेस्टेंट था सीनियर में, तब तो हिमेश जी आप ही के साथ थे, तो आपको इनके टेक्निक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत अंदाजा है कि क्या करने वाले। ये 2 नए आए हैं तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि भैया ये क्या पत्ते अपने बिछाने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कुछ ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में? जो क्या था कि पहले सीजन के बाद सेकंड सीजन जब किया, वॉइस किड्स किया, तो लगा कि यार शिखर नीति दोनों नए हैं। मैं तो काफ़ी तजुर्बेकार हूँ, मैं जीत भी गया था दिग्गजों के साथ। तो लेकिन एक आध लाइन्स करने के बाद ही पता चला कि नहीं, कोई पुरानी जो भी तरकीबें हैं कोई काम नहीं आती। थर्ड सीज़न फिर वैसे ही हुआ, मतलब जब सलीम बेनी दोनों नए थे, मैं इनको तो आटे में ले ही लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम दोनों कई बार बच्चों के खा जाते हैं कि हो क्या रहा है। और एक तो क्या है कि पलक खुद जो एज ग्रुप को हम जज करें उनकी काफ़ी करीब ही है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बन जाता है। शी नोज व्हाट इज़ वर्किंग, आजकल के बच्चे क्या पसंद करते हैं, बिल्कुल स्टाइल और खाने की कौन सी पकवान, वो सारी बातें करती हैं। एंड ऑफ कोर्स पापोन का अपना, हम तो नाम रखें इनका प्यारे पापी पापोन, और इनका जो प्यारा पापी पापोन, बट इनका जो प्यारा पापी फेस है ना, तुम मेरे टीम में नहीं आओगी तो फिर मैं यही रो दूंगा पापोन से करके चली जाती। तो ये जो टेक्निक्स है ये सीख रहा हूँ, मैं भी नेक्स्ट सीजन यूज़ करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इस शो की सबसे बड़ी खास बात ये है कि हम लोग जजेस नहीं हैं, हम लोग कोचेस हैं। और जब कोचेस होते हैं तो अपनी टीम में कैसे बेस्ट बच्चा आए कि इनकी टीम से हम कुछ कर सकें, ये जो इस शो का फॉर्मेट है। और ब्लाइंड ऑडिशंस में जिस तरह से आवाज़ पर हम टर्न करते हैं बजर दबा के, बिकॉज हमने किसी की आवाज़ को हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि ये ऐसा दिखता है, वैसा लगता है, ये होगा, कुछ नहीं मालूम है। आवाज़ सुनी और बजर दबा, तो उसमें वो बच्चा, बेस्ट बच्चा हमारी टीम में आया। उसके लिए जो जद्दोजहद हमने की है, वो 4 एपिसोड्स में जो हुआ है, और उसमें पैपॉन और पलक मेरे और शान से बहुत आगे हैं, मैं कह सकता हूँ। राजकुमारी पलक इसका नाम रखा है, और प्यारा पापी पापौन, वो दोनों ऐसे बच्चे ले चुके हैं, उनकी टीम हमसे स्ट्रांग हो चुकी है। इसलिए हमें इतनी टफ कोचिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारी टीम भी उतनी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन निशा के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा, फर्स्ट सीजन में इनकी खामोशियाँ काम करी थी, इस बार कोई खामोशियाँ नहीं है, बहुत चार्ज है, और कोई चार्ज नहीं लगा। जब पलक और पापौन जो हमसे अभी अभी आए हैं, और वो ऐसे हमको लगा कि ये क्या, इनको आता ही नहीं, ये किस तरह से खेलेंगे, किस तरह से। वो 4 एपिसोड में टाक सारे बच्चे उनकी तरफ जा रहे हैं, तो हमको लगा कि क्या हो रहा है यार, ये तो बहुत खामोशियों से कब काम नहीं चलने वाला। पापौन की इतनी बातें हो रही है, तो पापौन आप ही से बात करना चाहूँगा। मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि सिंगिंग के अलावा आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, एक सवाल है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑडिशंस किए हैं, जब भी नॉर्थ ईस्ट से कोई आता था, हमारे बाकी तीनों कोचेस हैंड्स अप कर लेते थे कि भाई कोई दाल नहीं गलने वाली। इनके फैंस पूरे इंडिया में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने कभी सीरियसली इस पे गौर किया तो आप आराम से सीएम भी बन सकते हैं वहीं के। इतनी फैन फॉलोइंग है यार, कमाल के हैं भैया, जोरदार ताले हो जाए पापौन के लिए।
So, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक का वॉइस इंडिया किड्स में ऑडिशंस जो हुए हैं, लाइव जो हुए हैं, उसके बारे में? बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि माय फर्स्ट रियलिटी शो एंड ये अलग ही शो. लकीली आई थिंक आई गॉट इनटू द कंपनी ऑफ अमेजिंग पीपल एंड द टीम एंड द कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक, इतना अच्छा है कि वही कुछ दिन पलक बोल रही थी है तो छोटी सबसे, और उस सेट पे हम तीनों के साथ बहुत बड़ी लग रही थी. हमने जैसे जैसे काम किए हैं हम तीनों ने बच्चे बन गए थे. सो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. और यहाँ पे जैसे एचआर ने कहा कि कोचेज़ हैं हम, सो और ये हम उनको टीम में नहीं लाते, वो हमें चुनते हैं. सो इट्स लाइक ऑपोजिट. यहाँ पे मतलब हमारा कुछ है नहीं अभी तक लाइन में, जो भी हुआ है हम बस विनती करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैडनेस हुआ है. टैलेंट सच में पैपॉन कितने भोले लग रहे हैं आपको, इतने प्यार से बातें अगर सच्ची में बता रहे हैं, इसलिए तो धार्मिक चैनल रखा हमने, प्यारा पापी पापा. और शान तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जेन्युइनली आज जब प्रेस वाले सामने हैं और हमने शो पे कहा है तो प्रेस वाले सामने इतना बड़ा मौका मुझे मिला है, मुझे तो कह ही देना चाहिए जो शायद ये एनटीवी वाले काट देंगे एडिटिंग में, लेकिन एक सच है जो 15 साल पहले, मैं आप लोग मीडिया में कोट कर सकते हैं, चाइना का सबसे बड़ा डॉन कौन था? पैपॉन का 15 साल पहले की हिस्ट्री किसको पता है? चलिए कोई तो हिस्ट्री होगी, मैं स्कूल में था. पैपॉन की 15 साल पहले की हिस्ट्री आप कहीं से नहीं जान सकेंगे, बिकॉज 15 साल पहले चाइना का सबसे बड़ा डॉन ये था जो यहाँ पर भाग के आया था मेंटल असाइलम से, और उसके बाद उसने सिंगिंग की. और सिंगिंग में मेंटल असाइलम का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है. उसकी सिक्स सेंस काम करने लगी, वो कमाल का सिंगर बन गया. और 16 साल पहले का कोई रिकॉर्ड अगर पैपॉन का मिल जाए तो मैं ये मान लूँगा कि ये चाइना का डॉन नहीं था, क्योंकि मुझ पर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है. और मैं आज आप लोगों के सामने जब ये बात कह रहा हूँ तब आप लोगों को लग रहा होगा या तो मैं रियलिटी शो प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ, या तो फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ. ना मैं मजाक कर रहा हूँ, ना मैं रियलिटी शो प्रमोट कर रहा हूँ. सच यही है जो प्रूव हो जाएगा कि 15 साल पहले चाइना का डॉन ये था. लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक आपके सामने नहीं खुली कि उसका हेंचमैन कौन था. एक आदमी था उसका हेंचमैन, और वो हेंचमैन वो था जो 24 साल पहले उसकी हिस्ट्री, 25 साल पहले की हिस्ट्री आपके पास नहीं होगी, जो भी होगी वो झूठी हिस्ट्री होगी, क्योंकि उसका एक हेंचमैन था 24 साल पहले जो आज का सबसे बड़ा रॉक स्टार सुपरस्टार है, जिसका नाम है शान. और वो रॉक स्टार सुपरस्टार इस चाइना के डॉन का हेंचमैन. ये बात आपको पता चलेगी मीडिया वालों. अभी हंस लो, अभी मजाक कर लो, आपको लगेगा शायद मैं मेंटल असाइलम से आया हूं, लेकिन सच ये नहीं है. सच यही है कि आप लोगों को जब पता चलेगा तब आप मेरी बात मानोगे. आपको पता चल चुका है सेट में क्या हुआ होगा ना एपिसोड में, समझ में आ रहा है. और एचआर कौन है? बातों से हमारे लॉयर. नहीं, लेकिन एक चीज तो सुन, लॉयर बनना पड़ा बिकॉज जब किसी की पैरवी करनी पड़ती है तो आपको ये भूल जाना पड़ता है कि कौन चाइना का डॉन था या कौन उसका हेंचमैन है, कौन बुरा कौन अच्छा. वो आज इस बच्चों के कोच हैं, उनका लॉयर बन के मैंने उनका केस लड़ा है. और वो इस शो पे आप देखोगे, मुझे मालूम है कि वो लोग कैसे काट देंगे उस बात को, लेकिन आज ओपन रियलिटी शो में ये एनटीवी वाले भी मुझे रोक नहीं पाएंगे. मैंने सच बोल दिया. क्या बातों से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हिमेश रेशमिया जी म्यूजिक डायरेक्टर कम रॉ एजेंट के ज्यादा लग रहे हैं. सारे किस्से इनको पता चल रहे हैं. भाई मैंने कुछ नहीं लफड़े किया है, इसे खुद मेरे किस्से पे जाना भी नहीं. वैसे मैं सच में अपना पास भूल चुका हूँ कि जिस दिन से इन्होंने कहा है He's actually behaving like that to me off camera everywhere. उनको क्योंकि सच ये था कि वो चाइना का डॉन जो इनका मेंटर था उसने सुरखाब के 3, क्योंकि हाँ सॉरी मुझे भूल गया मैं. इनका जो मेंटर था चाइना का डॉन, उसने सुरखाब के तीर के 2 अंडे दिए थे. और वो 2 अंडे क्या थे वो आपको पता चलेगा. बेतुकी बातें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं मिलेगी. ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस आदमी ने हिम्मत की है इस तरह से बेतुकी बातें करने की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी लोग बातें होती हैं, लेकिन सुरखाब के तीर के वो 2 अंडे 1 साल बाद सच्चे थे, झूठे नहीं थे, मेंटल असाइलम के नहीं थे. ये आपको पता चलेगा जब पैपॉन की हिस्ट्री 16 साल पहले की आप लोग निकाल के मुझे बताएं. क्या बात है. आज मुझे हिमेश रेशमिया में एक और चीज पता चली है सुरखाब के लिए कि वो गा भी सकते हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, और आने वाले सीआईडी के एपिसोड भी लिख सकते हैं. इतने मतलब कमाल की स्टोरियां लिखी. ठीक है सर, ठीक है, आप आपके पास 1 साल है, ठीक है, आप लोगों का टाइम चल रहा है, लेकिन ठीक है. ये हिट शो देखकर ये आए और बोलते हैं आप लोगों का टाइम चला है. ताले हो जाए हिमेश जी के लिए यार. लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, और इस विश्वास के साथ कि इस बात को आप सच मानेंगे. मेरी आंखों में देखिए वो सच्चाई. 16 साल पहले की हिस्ट्री गूगल कर लीजिए. आप लोग तो प्रेस वाले हैं ना, कमाल है. आपको अभी वायरल हुआ है, मुझे भी लग जाएगा.
लेकिन सच यही है, 16 साल पहले की हिस्ट्री आपको पता चलती है। क्या बात है, 16 साल बेसिकली टैलेंट इस लेवल में इस शो का, उसके बाद हम नहीं करने वाले हैं। इतना लेवल का टैलेंट है कि हम बौखला गए, हम अंडों की बात भूल गए, हम ऐसा हो गए। बट टैलेंट के बारे में अगर मैं कहूँगा तो ये भी बात उतनी सच है। टैलेंट के बारे में तो क्या, ये एक प्रथा रही है वॉइस की कि वो ग्रेट टैलेंट इंटरनेशनली जो सबसे बड़ा शो रहा, आज इंडिया में भी उस लेवल का शो बन चुका है कि एक NTV की अपनी पहचान अगर बन गई है, तो इतने सीजन्स उन्होंने किए हैं। तो वॉइस इंडिया इज सच ए ब्रांड कि ग्रेट वॉइस तो ही बजर दबेगा, और वो चीज़ हम लोगों को सबको ये लगा कि ये टैलेंट कमाल है। उस टैलेंट के साथ साथ इतनी रियलिटी जो हमारे सामने इस रियलिटी शो में आई, ये इस बात की गवाही है, इस बात की देखो मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि डर तो लगता ही है। कभी 16 साल पहले वाला जानवर जाग उठा तो क्या होगा। क्या बात है, 16 साल के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, तो चलिए अब वो 16 साल के हमारे कोच से भी बात कर लेते हैं। पलक मुचाल, पलक मैं आपसे जानना चाहूँगा, वैसे हर कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्या कहते हैं पलक की वो हमारे शो में आई। वो पलक उसकी खासियत है कि जब वो शो में आती है साथ में स्पॉन्सर भी लेकर आती है। हमारा पहला स्पॉन्सर हाका नूडल्स हमें मिल चुका है, सो एनी टाइम वो हमारे पावर्ड बाय में होंगे। लेकिन पलक मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े कोचेस के सामने आप आ रही हैं, आपका फर्स्ट रियलिटी शो है, सो कभी कभी ऐसा नहीं होता, मतलब जब कंटेस्टेंट्स दूसरे किसी टीम में जाते हैं तो फिर अचानक से इरिटेशन हुआ हो, या फिर अचानक से ऐसा लगा हो कि ये क्या चल रहा है, या फिर किस तरह से। वैसे बता दो कि हमारी शो की बाबी डॉल है, जितनी भी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ आई थी वो सीधा मतलब एक ही चीज़ कह रही थी कि मुझे तो पलक की टीम में ही जाना है, बिकॉज उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका फैशन है, मुझे बहुत पसंद आता है। अब आप बताओ आपको कैसा लगा। और एक बात पलक के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और वो सचमुच इन बच्चों के लिए, बच्चों ने इनका नाम क्या रखा है पता है, राजकुमारी पलक, क्योंकि वो बहुत स्वीट है और सब इनकी टीम में जाना चाहते हैं। यस पलक, यू कैन कंटिन्यू। मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी रहेगी ये, अभी से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑलरेडी एक फेमस ब्रांड है द वॉइस किड्स, और मेरे लिए ऑनर की बात है स्पेशली ये कोच पैनल शेयर करना HR के साथ, शाह जी के साथ, पापौन जी के साथ। HR के साथ मैंने अपना पहला गाना गाया था व्हेन आई वाज 14 years old. He's actually launched me to this industry. So मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है ये कोचेस पैनल शेयर करना। एंड द वॉइस किड्स का टैलेंट एक्चुअली इज़ द मोस्ट अनबायस्ड शो, बिकॉज जैसे कि बाकी कोचेस ने भी मेंशन किया, हम लोगों की चेयर टर्न रहती है। हमें ना किसी स्टोरी के बारे में पता होता है, ना बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, ना ही उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिख रहा है। सो इट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड वॉइस, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट लगता है। अभी तक जितना भी टैलेंट सुना है, जितनी एक्सपेक्टेशन लेकर मैं आई थी, बिकॉज मैं खुद एज अ व्यूअर बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ द वॉइस किड्स की, उस एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर आए हैं। उम्मीद करते हैं हमें जितना प्यार मिल रहा है अभी तक, हमें जितना मज़ा आ रहा है, जैसे कि कोच पापौन ने कहा, मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पर, बट व्हेन आई एम ऑन दिस सेट मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। आपने भी एक नमूना देख ही लिया है पागलपन का जो हो रहा है सेट पर। सो वी आर एक्चुअली हैविंग फन, और जितना मज़ा हमें आया है उम्मीद करते हैं वही रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पर, और आप सभी उतना ही इंजॉय करेंगे। मुझे ज़रूर लगता है कि पलक की टीम जीतेगी वॉइस में, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किसी का जब टाइम चल रहा होता है ना तो सब कुछ हिट होता है। पलक का मैंने कितने गाने किए हैं, कोई गाना 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन होता है। पलक का ऑलमोस्ट माने मेरा जो प्रेम रतन धन पाए हुए हैं वो सीधा 200 मिलियन है। 200 मिलियन व्यूज़ कितने गाने होते हैं, शायद 5 या 6 गाने हुए होंगे पूरे इंडिया बॉलीवुड में, वो पलक का गाना है प्रेम रतन धन पाए। सो इट रियली डिजर्व्स, all because of Hitesh ji, all because of your voice is out. तो चलिए फिर शो के बारे में, हमारे कोचेस के केमिस्ट्री के बारे में तो आप सब जान ही चुके हैं, तो आपको एक छोटी सी उसकी एक झलक दिखा देते हैं। एक छोटा सा प्रोमो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमने मस्ती की है। एक्चुअली द वॉइस किड्स इंटरनेशनल फॉर्मेट है, और यहाँ पर एक गोल्डन रूल है कि जब भी कोई बच्चा एलिमिनेट होता है वो स्टेज से तब तक नहीं जा सकता जब तक वो स्माइल ना करे। सो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उससे ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं जो एलिमिनेट होते हैं उन पर, उन्हें हंसाने के लिए, उन्हें बेटर फील करवाने के लिए, बिकॉज ये याद कि उन्होंने द वॉइस में पार्टिसिपेट किया उनकी ज़िंदगी में एक खुशी वाली याद होनी चाहिए हमेशा। सो वी मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज़ हैप्पी
when he's actually that I way. remember once more when that in the battles, the very sweet thing they have done, which I was really happy with, कि 3 बच्चे करते हैं ताकि 2 एक साथ बाहर निकले, अकेला ना लगे कि I'm going alone. So there's a very nice vibe happening. It's not that you're going out of a show. It's just the day that आज का आप करने का तो कोई बात नहीं. It's really sweet. बहुत ज़्यादा एवरी टाइम यही हुआ है क्योंकि इतना ग्रेट टैलेंट है। आप एपिसोड देखेंगे तो चारों ने बजर दबाया ही है और लिटरली देखिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक होता है रिक्वेस्ट हम करते हैं कि बच्चा प्लीज़ मेरी टीम में आ जाओ क्योंकि मेरी टीम स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि इतना ग्रेट टैलेंट है। जब चारों ने किया होता है, अब आपको मैं क्या कहूँ, लिटरली बेगिंग की है गिड़गिड़ाए हैं हम बच्चों को कि प्लीज यार तुम क्या क्या, और बच्चों ने जो हमारी ली है बराबर फिरकी ली है, फिरकी लेते ही रहते हैं क्योंकि बच्चे बोलते हैं ये करो, क्या क्या नहीं किया है, पुशअप्स करवाया गया, मुझसे पुशअप कर, ये करो वो करो, ये चाहिए वो चाहिए, टोपी चाहिए ये चाहिए, उसके बाद इसके से सेल्फी चाहिए, इससे वो चाहिए, इससे कुछ चाहिए। लिटरली हमने पूरी जिंदगी में इतना स्ट्रगल नहीं किया है जितना इन बच्चों को इन एपिसोड पे वॉइस टीवी पे आप हमें स्ट्रगलर्स की तरह देखोगे। हम लोग कोचेस नहीं है, स्ट्रगलर्स बन चुके हैं कि बच्चों को हमारी टीम में ले ले क्योंकि फाइनली हमारे देश के बच्चे जिन्हें म्यूजिक का नाम रोशन करना है तो आगे लेके जाने के लिए स्ट्रगलिंग करनी भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिटरली चारों को आप स्ट्रगल करते हुए देखोगे, उन बच्चों से रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई प्लीज हमारी टीम। और जब किसी के टीम में चला था सच में हम लोग मुंह फुला लेते एक दूसरे से 2 सेकंड के लिए, या 2-3 सेकंड के लिए वाकई दिल टूट जाता है, फिर एक फेक सा स्माइल करके कंग्रेचुलेशंस पलक, आपकी टीम में बहुत अच्छी आवाज आई है। इस वॉइस ब्लाइंड्स की जो शूटिंग में कुछ ऐसी मेमोरेबल चीजें हुई हैं जिनको, एक तो आपको पता है एक साइड ट्रैक चल रहा है, सुरखाब के तीर के 2 अंडे, वो एक साइड स्टोरी चल रही है कि जब भी हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, या मतलब वहीं अभी से शान लवर्स कर रहे हैं जैसे कि साइड ट्रैक है, यानी कि एपिसोड का कोई रिटन स्क्रीन प्ले है जो एनटीवी ने दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ये अचानक से हो गया, ये सिर्फ पलक को एंटरटेन करने के लिए। मैं ये बात बार बार कहूँगा, जब तक ये सच है, ये कंट्रोवर्सी, ये प्रमोशन नहीं है। ठीक है, और फिर आपने फर्स्ट सीजन में एचआर का धीनाधीन था तो हम सब ने देखा वो हिस्टोरिक हो गया। अब इसकी एक नई ट्विस्ट है, अब हम धीनाधीन था सिर्फ वो अनिल कपूर स्टाइल में नहीं करते, अब धीनाधीन था आप देखेंगे अलग 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 लोगों की तरह धीनाधीन था जो हम सब ने किया है। ओ माय गॉड, और वो बच्चे जो करवाते हैं हमसे, और रियली ये बच्चों के चेहरे पे वो मुस्कान जब आती है ना तो ऐसा लगता है कि इतनी स्ट्रगलिंग जो हमने की है वर्थ इट है, बिकॉज उस बच्चे की चेहरे पे जो मुस्कान है वो इतनी इनोसेंट है और इतनी मेहनत करके कहाँ ऑडिशन करके अपने टैलेंट की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। हज़ारों लाखों बच्चे ऑडिशन करते रहते हैं तब ये राउंड्स में पहुँचते हैं और फिर वो इतने दिल से गाते हैं, इतनी उम्मीदें होती हैं इनके पेरेंट्स की होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली खुशी इस बात की होती है कि सिर्फ 100 पिक्चरें और 500-600 गाने जो बॉलीवुड में आते हैं उसके लिए ये बच्चे या ये टैलेंट मोहताज नहीं है। आज वर्ल्ड वाइड वो लाइव शोज़ कर सकते हैं, वो अपने सिंगल्स लॉन्च कर सकते हैं, एक पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। और कितने ऐसे सुपरस्टार्स बच्चे हैं डिजिटल वर्ल्ड से हैं, एनटीवी से हैं, जो अपने आप में बॉलीवुड में एक भी गाना नहीं गाया लेकिन वो सुपरस्टार्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो इन्हें मिलता है अब ये सिंगर्स की टैलेंट के लिए वर्थ इट है और इसीलिए अब उस लेवल का और टैलेंट आता जा रहा है जो इस बार हमें वॉइस में मिला। ऑलराइट, एक और जेंटलमैन है जो सवाल पूछना चाहते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए बच्चे सारे यहाँ पर आ जाइए। लाइट को ही बंद कर दिया। बच्चे स्टेज पे आई, तो हमारी देवी डॉल। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी भी बच्चे? हाँ, वाइट में जो है। अच्छा, जब आपने इन मेंटर को देखा पहला रिएक्शन आपका कैसे था और आपने इन मेंटर को क्या करवाया? तो आपने आपका क्या रिएक्शन था जब आप पहले मिले
और आपने उनको जैसे उन्होंने कहा कि हमसे बहुत कुछ करवा के लिया, तो आपने किससे क्या करवाया आप बताना चाहते हो? ये तो आप लोगों को 11 तारीख को पता चलेगा। इतनी धुरंधर प्रेस के सामने इस लेवल का कॉन्क्रीट पॉलिटिकली राइट जवाब कौन सा बच्चा दे सकता है? ये बच्चे इंडस्ट्री में आ गई है। 1 घंटे का आपका सवाल था, 1 सेकंड में खत्म कर दिया इसने। अगर सवाल पूछना है तो ये बस अभी आधा घंटा पहले ये प्रोडक्ट दुनिया में आई है, उससे बात करो। हाँ, तुम्हें कैसा लगा? ये बहुत ज्यादा बोलती है, उसे बातें करने का बड़ा शौक है, तो कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें? मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने हिमेश जी, आपने इनके लिए एक नाम भी रखा था। देखिए, आपने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में एक छोटे भगवान जो बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत ही टैलेंटेड है, इतने गुणी हैं, उनको हमने डिस्कवर किया। लेकिन NTV पे वॉइस किड्स में छोटी देवी अगर आपको मिलना है, जो कोई अलग लेवल का फिनोमिनल टैलेंट है, बातों में नहीं, सिंगिंग में नहीं, सुरों में नहीं, सुरों की श्रुतियों में नहीं, लेकिन कंप्लीट एज ए ह्यूमन बीइंग एक अलग लेवल की IQ, एक अलग लेवल की सेंसिबिलिटीज हैं उसकी। सिंगिंग में तो आउटस्टैंडिंग है, और वो परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे, ये हमारी छोटी देवी के दर्शन करने चाहिए आपको। और हमने क्योंकि पहले जब मैंने छोटे भगवान की बात कही थी तो लोगों ने कहा था नहीं यार ये छोटे भगवान क्यों, ये वो। उसके बाद लोगों को बड़े से बड़े सुपरस्टार्स हमारे शो पे आए और रियलाइज़ किया, और उसके बाद सबसे बड़ी डिस्कवरी जो छोटे भगवान के लिए टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई कि कोई भी की वो 1 सेकंड में बता देते हैं। जब आप कोई भी सुर गाओ तो ये F शार्प है, ये A फ्लैट है, ये B फ्लैट है, ये बताना बड़े से बड़े धुरंधर के लिए इम्पॉसिबल है। वो 5 साल की 6 साल की उम्र में वो बच्चा 2 सेकंड में बताता है। ये बात जब रियलाइज हुई तो तब पता चला कि ये छोटे भगवान नाम कितना जस्टिफाइड था। उसी तरह ये छोटी देवी की टैलेंट अलग लेवल पर है। वो सोचोगे, देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि बच्चे किस रूप में, बच्चे अगर भगवान का रूप हैं, लोग ये कहते हैं अल्लाह का रूप है, तो वो हैं, और वो आपको इनके रूप में दिखाई देगा। और हम लोगों को ये छोटी देवी को हमारी टीम में लाना था, बहुत मेहनत की, लेकिन इवेंचुअली वो गई किसकी टीम में? गई किसकी टीम में? बता दूं या नहीं बता दूं? तो मैं बता दूं या नहीं बता दूं? अरे एपिसोड के लिए तो वो जिसकी टीम में गई, ओ माय गॉड, वो टीम वैसे ही 99% विनर हो चुकी है। वो छोटी देवी जिसकी टीम में गई, और वो साक्षात आपके सामने। क्या बात है। एक लास्ट क्वेश्चन आप काफी देर से पूछे। मेरा सवाल बाबुल से है कि आपसे है रियलिटी शो आप पहली बार कर रहे हैं, बिफोर डूइंग दिस क्या परसेप्शन था रियलिटी शोज को लेकर, और आफ्टर डूइंग इट क्या परसेप्शन चेंज हुआ? ये एक्चुअली बहुत ही अनोखा रियलिटी शो है, तो मैं बाकियों का भी परसेप्शन तभी दूंगा जब जा पाऊंगा। इसके लिए इसमें जैसे आया मैं, और बस एक ब्रीफिंग हुई मेरे साथ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसा लगा कि बस तुम हो जो हो वही रहो, और मैं वही रहा हूँ। और मेरे एक्चुअली 3 folds मोर मैड हो गया हूँ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द स्पॉन्टेनियस स्क्रिप्ट हैपनिंग ऑन द सेट, एंड इट्स बिकम, यू कैन सी वी बिकम लाइक अ फैमिली। वी हैवंट गॉट इनफ टाइम टू मीट बट वी बिकम लाइक अ फैमिली। इट्स ब्यूटीफुल। और ये सब भी एकदम कमाल के जो हमारे साथ है। you'll see that fun. इस म्यूजिक तो है ही एक लेवल का। you'll see that how beautifully you have organically all of us have like enjoyed being there. बहुत अच्छा लगा। Alright then, आपके पास सवाल होते हैं, औरतें सवाल कितनी पूछती है, आज मेरे को पूरा यकीन हो गया। हाँ, इनसे पूछना है। हाँ, पोर्टेबल देवी जी। अरे उनको स्टूल पे खड़ा करो, बच्चे को स्टूल पर रखो, गोद में उठा लो, गोद में उठा लो। क्यों मेरी गोद भरा हो रही है यहाँ पर, तो तुम्हें मेरी गोद में लेना चाहिए। ले लो यार। थैंक यू। अरे माँ जी, ये देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दिन रात किस एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसने ये जवाब भी दे रही है। मुझे वो नहीं आता है। अच्छा,
अच्छा ओके, नहीं लेकिन हाँ आप सर कुछ बोल रहे थे सर। हाँ दिनादिंदा अलग अलग एक्टरों के रूप में कि भाई अगर अनिल कपूर जी दिनादिंदा करेंगे तो हमने लखन में देखा है, लेकिन दिनादिंदा अगर देव आनंद करते या बिठुल दा करते या राजेश खन्ना जी करते और शत्रु जी करते और धर्म जी करते तो किस तरह करते, वो वाली जो एक्साइटमेंट हम लोगों को करते वक्त मज़ा आया, आपको देख के मज़ा ज़रूर आएगा। और यहाँ म्यूज़िक क्योंकि दिनादिंदा नहीं है हमारे पास, अगर होता तो आपको ज़रूर करके दिखा देते, लेकिन वो दिनादिंदा आप एपिसोड में देखिए, दिल खुश हो जाए। कुछ तो एपिसोड के लिए रखिए, सब कुछ इधर ही देख लेंगे तो फिर आप ही नहीं देखेंगे, हमारे टीआरपी जाएगी। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल है? नहीं नहीं, हम सब इधर बहुत फुर्सत में हम सब बैठे हैं यहाँ पर। थैंक यू। तो चलिए फिर वॉइस किड्स सीज़न 2 ऐसे टाइम पे आ रहा है जब मतलब एक अच्छा सीज़न भी है, इट्स टुवर्ड्स सेलिब्रेशन। अब पोस्ट दिवाली एक सीज़न भी कमाल होता है और साथ साथ मुझे लगता है कि पिछली बार भी कुछ इस टाइम पे ही वॉइस किड्स आया था और बहुत लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया था। सो आई एम श्योर साथ साथ जो रियलिटी शोज़ की भीड़ अभी थोड़ी सी कम है और जस्ट लिटिल चैम्प्स का जो हैंगओवर है वो अभी तक ऑफकोर्स पूरे विश्व में है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर वॉइस किड्स सीज़न 2 टू स्टार्ट और बहुत अच्छी स्टार्ट मिलने वाली है हमें, काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि टैलेंट भी ऐसा कमाल का है। एक बार कोई इस शो से मतलब जुड़ जाए फिर मुश्किल है इससे छूटना। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न में हमें और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा और ऐसी उम्मीद के साथ सीज़न में हम आ रहे हैं। ओके शान, जैसे कि हमने देखा आपने गणपति के लिए गणपति फेस्टिवल में आपने एक अपना गाना गाया था, तो नेक्स्ट ईयर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ इस साल का कोई फेस्टिवल हो सकता है, उसके साथ आप गाना चाहेंगे? नहीं, गाने तो बनते ही रहेंगे, गाने चलते रहेंगे और होपफुली हम सब कुछ ना कुछ मतलब टेलीविज़न फिल्म से अलग परे अपना कुछ करेंगे। जैसे मैंने अभी एक सिंगल भी रिलीज़ किया है सुरीली, जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। टेलीविज़न में ऑफ कोर्स बच्चे गाने गाएंगे, उनके साथ साथ हम भी काफ़ी अपने गाने भी करेंगे, बातें भी करेंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम वॉइस किड्स, कुछ भी हो सकता है। जिसने आपको लॉन्च किया देखा जाए, उनके साथ में बैठे हुए आप देखो जज कर रहे हैं, किस तरह का फीलिंग है? मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और यहाँ पर उनके साथ ये सीट शेयर करना मेरे हिसाब से एक एक्सपीरियंस होगा, मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। जिस तरह अपने करियर में मुझे बहुत सारी टिप्स देते आए हैं हिमेश हमेशा, पहला गाना करवाया। इनफैक्ट मेरी जो लिस्ट है गानों की उसमें सबसे ज़्यादा गाने मैंने हिमेश के लिए गाए हैं। सो उनसे मुझे आई थिंक द वॉइस किड्स में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसी नज़रिए से। वैसे इत्तेफाक से मैंने भी जितने गाए हैं सबसे ज़्यादा गाने मिले चार के लिए गाए और अभी तो गा रहे हैं क्योंकि 700 गाने मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। यूलिया वंतूर के साथ जो आपसे मौसीकी एल्बम का मेरा इस साल जो गाना आया एवरी नाइट एंड डे, वो मेरा 700 सॉन्ग था और लास्ट 2 साल में मैंने 700 नए गाने बना लिए हैं जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ज़रिए आपके सामने बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आपके सामने बहुत बड़े लेवल पर म्यूज़िक इन्वेजन के तौर पर वो गाने आएंगे। बॉलीवुड में भी अलग तरीके से भी, लेकिन वो छोटी तरीके से नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है और बहुत बड़े लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर वो प्रोजेक्ट आ रहा है। और पलक, शान, पेपॉन या बहुत सारे ग्रेट जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं वो ही उसका हिस्सा बन सकते हैं और वही हैं उसका हिस्सा, बिकॉज़ इतने ग्रेट सिंगर्स होने से ही वो गाने नेक्स्ट लेवल पे खिलते हैं। तो वो अब नेक्स्ट म्यूज़िक देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ और वॉइस किड्स में जो वेटरन हमारे शान के साथ और रॉक स्टार पेपॉन के साथ और सुपरस्टार पलक के साथ जो मज़ा आ रहा है काम करके, जो इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके जो एक अपना बचपन हम जी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो बचपन, वो मज़ा, वो एंटरटेनमेंट के साथ एक नेक्स्ट लेवल का टैलेंट जो अभी सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में मैंने एक 3 टाइम्स एक्सटेंडेड सीज़न किया है, इतना लंबा चला है वो शो। और एक ग्रेट टैलेंट के साथ ये पता चला है कि भाई मैं अपने आप को जो एक चाइल्ड प्रोडिजी समझता था कि 14-15 साल की उम्र में मैंने इतने गाने बनाए जो सलमान भाई ने मुझे ब्रेक दिए और मैंने बहुत जल्दी उम्र में शुरुआत किया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के बच्चे 10 गुना उससे ऊपर हैं और वो वॉइस किड्स के जो टैलेंट है वो कोई अलग लेवल पर है और उनको कोच करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में जो खुशी हो रही है और जो हम लोग मज़ा कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारी टीम में उन्हें लाने के लिए जो स्ट्रगल करवा रहे हैं बच्चे, हम चारों कोचेस से, वो देखने लायक होगा। और ये शो एंटरटेनमेंट के साथ ग्रेट टैलेंट और बहुत अच्छे संस्कार जो माँ बाप के लिए होने चाहिए, जो पूरे फैमिली को साथ में बैठ के वो देख सकें, और बहुत सारी चीज़ें हमने इन बच्चों से सीखी है और आप भी सीखेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स
यहाँ सैक्रिफाइस का कोई उम्मीद, और सैक्रिफाइस कभी कभार स्ट्रेटेजी के हिसाब से एचआर ने ट्राई किया है कि ठीक है तुम तो मैं देख रहा हूँ तुम वहीं जाना चाहती हो तो ठीक है तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और टीम के बैलेंस के हिसाब से। और हाँ, ऐसा एक दुखी चेहरा बना के कहते हैं कि लगता है कि नहीं मैं वहाँ गई हूँ तो देखिए ऑलरेडी इतनी दुखी हो गए हैं तो फिर मैं एचआर की टीम में ही जाऊँगी। ऐसा हुआ है, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ हुआ है, लेकिन सैक्रिफाइस यहाँ कभी नहीं हुआ है। इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है। खामोशियाँ हमेशा, देखिए मेरी खामोशियाँ हमेशा बोलती थी। वो पहले सीज़न में काफ़ी वर्क की, लेकिन इस बार पलक के सामने, शान के सामने और पेपॉन के सामने खामोशियों को बार बार बोलकर वो स्ट्रेटजी को अपनाना रॉन्ग था। फुल ऑन बच्चों को अपने साथ में, अपने के टीम में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और तभी मिला धीनादिन दा। लेकिन इस बार धीनादिन दा बहुत अलग तरीके से मिल रहा है। हर बार कभी शान मिथुन दा बन जाते हैं, कभी राजेश खन्ना जी बन जाते हैं, कभी हम गोविंदा जी बन जाते हैं, धर्मेंद्र जी बन जाते हैं। और पेपॉन से भी हमने धीनादिन दा पे अलग अलग किस तरह नचाया है और पलक को भी नचाया है, वो अलग अलग धीनादिन दा भी बहुत बड़ा हाईलाइट है शो। मुझे चाइना का डॉन इन्होंने बनाया, शायद मैं भूल चुका हूँ अब। और ये भी काफ़ी सीरियस लगती है इस बात को लेके, शायद हो ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये ऐसे निकला है। कहने का मतलब ये कि म्यूज़िक के आगे भी इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया शो को कि ये सब बातें इसलिए निकली है। कोई स्क्रिप्ट नहीं था ये पूरे शो में, हम लोगों ने जो किया, जो मन किया हमने किया। कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ बताया नहीं गया था हमें। उन्होंने शुरुआत में एक बार थोड़ा सा हमें बताया गया कि ऐसा होगा, फिर आई थिंक 2 घंटे में उनको समझ में आया कि इनको कुछ बताने का तो अब सीन ही नहीं है, निकल चुके हैं आगे। सो म्यूज़िक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूज़िक वॉज वेरी गुड, हाई क्वालिटी मेरे लिए। मैं क्योंकि मेरा पहला शो है तो इतना हाई स्टैंडर्ड कि मुझे समझ नहीं आने लगा बाद में कि ये अच्छा है कि मैं कहीं भी बजर दबा रहा था, मतलब कुछ भी हो रहा था। इट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड इतना मज़ा आया है, वो आपको दिखेगा ही पक्का। फाइनली सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है आप लोग का? सभी का एक अगर नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ, सबके फेवरेट कंटेस्टेंट किसी और की टीम में है, समझे? वही ऐसा लग रहा है। लेकिन एक का नाम पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर बच्चे के लिए हमने स्ट्रगल की है। तो वो जो बात है, यहाँ लाखों बच्चों में से ये बच्चे ऑडिशन होके आए हैं, तो एक एक बच्चा इतना अच्छा है कि आप कैसे बोल सकते हो कि भाई इस वक्त कौन सा एक बच्चा वो है। आपकी टीम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी टीम बनाने के लिए, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे जब कोच करके वो फिर से मैदान में अगले राउंड्स में आएंगे तब और पता चलेगा कि वो किस लेवल पे जा रहे हैं। हम एक गाना सुना ना, अभी जब उनके साथ कोच करेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो पता चलेगा कि थैंक यू।